हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एक बार सभी साथी बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल? एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, मजे में, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त। कहाँ हूं भाई आज सब लोग? कहाँ हैं सभी साथी? एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। सचिन कुमार जी हैं, प्रीति जी हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे। सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बार सभी साथी जुड़ेंगे और मुझे बताएंगे कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल। कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल? मयंक राजपूत, प्रीति, सुबोध विश्वकर्मा, रवि कुमार, अभय कुमार निषाद, कृष्णा, संजीत यादव, लकी कुमार, राहुल, उपासना, विशाल, अंजलि, शिवांगी, शिखा, निधि, कार्तिक, सुनील, मनीष, सौरभ, हिमांशु, यशपाल, अभिषेक, अंशिका, वंदना, प्रांशु, पंकज, सागर, महिमा, उद्देश्य, आकांक्षा। स्वागत सब भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने कल कुछ चीजें समझी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अगर दो पदों का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उन दोनों को जोड़ के जस्ट आधा कर देते हैं, वही उन दोनों संख्याओं का अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब बेसिकली औसत होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीन, गुणोत्तर माध्य, मैंने बताया था कि जितनी संख्याएं दी हुई हैं उन सबकी आपस में गुणा करिए और पावर में जो है 1/, उतना लिख दीजिए जितनी संख्या दी हुई है। अगर 5 संख्या दी हुई है तो 1/5 लिख दीजिए। अगर 4 संख्या दी हुई है तो 1/4 लिख दीजिए। और अगर 2 संख्या दी हुई है तो 1/2, जिसका नाम मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है वो एएमजीएम पर कर चुके हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं। आज इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। फिर मंडे से जो है हम लोगों का एचसीएफ एलसीएम स्टार्ट होगा। अरे वाह, कहां गई रबड़? चलिए, मंडे से जो है हमारा एचसीएफ एलसीएम स्टार्ट होगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना। शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब बताइए। देखिए, अरे ये क्या हो गया आज? क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं की समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है, तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है मेरे भाई, जहां आपको मेथड का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा है दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य। जब दो संख्याओं का समांतर माध्य निकालते हैं तो उन दोनों को जोड़ के आधा कर रहे होते हैं। और गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य क्या होता है? गुणोत्तर माध्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? गुणोत्तर माध्य जो होता है वो होता है दोनों का गुणनफल का अंडर रूट। यही होता है गुणोत्तर माध्य। दो संख्याओं का समांतर माध्य ये हो चुका है, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ये हो चुका है। इनका योग जो है वो किसके बराबर दिया गया है? उन संख्याओं के अंतर के बराबर दिया गया है, यानी a माइनस बी के बराबर दिया गया है। a माइनस बी के बराबर दिया गया है। ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे ये बताइए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 का आधा करता हूं तो इसका समांतर माध्य कितना आएगा? आज बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत है। इनका समांतर माध्य कितना आएगा? 5 आएगा। 9 की गुणा 1 में करता हूं, 9 उसका अंडर रूट करता हूं तो इसका गुणोत्तर माध्य कितना आएगा? 3 आएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं
तो क्या वो इन दोनों के अंतर के समान आता है? दोनों के अंतर के समान आता है, यानी दोनों संख्याओं का रेशियो ये हो सकता है। दोनों संख्याओं का रेशियो ये हो सकता है। मैंने दूसरे ऑप्शन से वेरीफाई करने की कोशिश की मेरे प्यारे दोस्त। कैसे करेंगे? जब मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ता हूं, 3 और 2 5 का आधा करता हूं, तो ये समांतर माध्य आता है। जब मैं दोनों का गुणनफल करता हूं तो ये √6 इसका गुणोत्तर माध्य आता है। क्या ये जो है इनके अंतर के समान है? बिल्कुल समान नहीं है, ये जवाब नहीं होगा। ऐसे ही ये जवाब नहीं होगा, ऐसे ही ये जवाब नहीं होगा। मेरे प्यारे साथी, हेलो हेलो हेलो, आवाज में क्या हुआ? हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। चलिए, अब ठीक है भाई। एक बार मुझे बताएंगे अब ठीक है क्या? एक बार मुझे बताएंगे क्या अब ठीक आवाज आ रही है मेरे भाई? चलिए। मेरे प्यारे दोस्त, ये मैंने ऑप्शन से आप लोगों को बता दिया है। ये मैंने ऑप्शन से आप लोगों को बता दिया है। ऑप्शन से डायरेक्ट आप लोगों का क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैं इसे मेथड से करा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, मेथड से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। उसने कहा है दो संख्याओं का जो समांतर माध्य है, उन्हीं दोनों संख्याओं का जो गुणोत्तर माध्य है, उन दोनों का योग जो है अंतर के समान है। क्या क्वेश्चन ने ये बोला है जो मैंने लिखा हुआ है? अब मेरे भाई मुझे सॉल्व करना है। मैंने एलसीएम ले लिया तो यहां क्या बच जाएगा? a प्लस बी बच जाएगा। इस 2 की गुणा यहां हो जाएगी तो यहां क्या हो जाएगा? 2√ab हो जाएगा। और वो जो एलसीएम में 2 था वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की गुणा ए में होगी 2a हो जाएगा, और 2 की गुणा बी में होगी 2b हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं यहां पे बात करता हूं कि इस ए को उधर उठा के ले जाओ, 2a में से a जाएगा, a बचेगा। इस b को उधर उठा के ले जाओगे, -2b और -b -3b हो जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा 2√ab। बच गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, मैं दोनों साइड जो है वो स्क्वायर कर देता हूं। मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यहां ए बी आ जाएगा। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होगा, -6ab हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं ये प्लस के 4ab को इधर लाता हूं तो ये माइनस का 4ab बन जाएगा। तो आपने कहा भैया जी बिल्कुल बन जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन आपके सामने ये बन चुका है, a² -10ab प्लस 9b² इज इक्वल टू 0। अब आपको यहां फैक्टर करने पड़ेंगे, आपको यहां फैक्टर करने पड़ेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन बता चुका हूं बाई ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 इसका एक ही लाइन में जवाब हो जाएगा, लेकिन बहुत बार ऑप्शन का क्लिक नहीं करता है, तो आपको मेथड भी आपके दिमाग में होना चाहिए।
मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैथ को वास्तव में सही करना चाहते हो तो हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अप्रोच के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी मैथ जो है वो आप लोगों का स्ट्रांग हो पाएगा। अब मेरे भाई, जब मैं इसके फैक्टर करता हूं ना, तो ए स्क्वायर माइनस 10ab को मैं लिख सकता हूं 9ab माइनस ए बी। भाई माइनस माइनस प्लस, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो मैंने 10ab को तोड़ लिया, मैंने इसके फैक्टर कर दिए। अगर मैं इसमें से a कॉमन ले दूं तो यहां से क्या बचेगा, a माइनस 9b बचेगा। अगर मैं यहां से b कॉमन ले दूं तो यहां से a माइनस 9b बचेगा और इज इक्वल टू 0। एक तो फैक्टर हो जाएगा a माइनस बी और एक फैक्टर हो जाएगा a माइनस 9b इज इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा तो a बराबर b आएगा, यानी दोनों का रेशो 1:1 हो जाएगा, 1:1 रेशो नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, ये 0 है, ये 0 है, तो a माइनस 9b की वैल्यू 0 दी गई है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9b हो जाएगी। और a और b का रेशो कितना हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा। बस उसने दोनों संख्याओं का रेशो पूछा है, उसने दोनों संख्याओं का रेशो पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई, दोनों संख्याओं का रेशो जो है वो 9/1 हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना, आपको क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व करना है। एक ही लाइन में आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करना है, आपको पहले दोनों संख्याओं का समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। समांतर माध्य होता है दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 9 और 1 10 का आधा 5 होता है। आपको गुणोत्तर माध्य निकालना पड़ेगा, दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकाल दो, 9 एकम 9 का वर्गमूल 3 होता है। उन दोनों का योग जो है, इन दोनों का योग किया तो 8 आया, वो अंतर के समान है। आपने देखा अंतर भी 8 आ रहा है, दोनों समान है, बिल्कुल सही बात है। पहले ऑप्शन के साथ सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, बाई ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जबरदस्ती नहीं है कि हर कोई व्यक्ति इसे सीखेगा। जिसे मैथ अच्छा करना होगा वो सीखेगा, जिसे बचना होगा, लेंदी जा रहा है, बहुत लॉन्ग करा रहे हैं, बहुत शॉर्ट करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। आप ये तो देख लो कि मैंने साइड में एक ही लाइन में आंसर समझा दिया। अब जिसको समझना है वो समझ लेना, जिसको नहीं समझना है वो मौज मस्ती मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। दरोगा इतनी आसानी से तो नहीं बना जाएगा, ये बात क्लियर है। दरोगा के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे, दरोगा के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दरोगा के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन से निकलना पड़ेगा, दरोगा के लिए हर कुछ करना पड़ेगा। पेपर आसान आए वो बात अलग है, लेकिन अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके चलना पड़ेगा। ये मेरा लास्ट बार आपके लिए सजेशन है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याएं हैं, मैंने वो दोनों संख्याएं ए बी मान ली हैं। दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। उन दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकालना होता है। इनका योग जो है इन दोनों संख्याओं के अंतर के समान है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। मैंने दो एलसीएम ले लिया, यहां ए प्लस बी रहेगा, दो की गुणा यहां हो जाएगी, जो दो एलसीएम में था उसकी गुणा यहां होगी, 2a माइनस 2b हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, ये प्लस ए है, इधर आके माइनस ए, 2a में से ए जाएगा, ए बचेगा। ये b है, इधर आके माइनस बी, माइनस 2b और माइनस बी माइनस 3b हो जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा, 2√ab बच जाएगा। अभी मुझे रूट हटाना है, तो दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया। जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, रूट ए बी का स्क्वायर करूंगा ए बी आएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ये आ गया। ये प्लस का 4ab था, इधर आके माइनस का 4ab हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन गई, इसके मैंने फैक्टर कर लिए। फिर मैंने ए कॉमन लिया, इसमें से ये बच गया, इसमें से बी कॉमन लिया तो ये बच गया। या तो ए माइनस बी 0 होगा या ए माइनस 9b 0 होगा। अगर a माइनस बी 0 होगा तो दोनों का रेशो बराबर आएगा, a बराबर b। लेकिन दोनों का रेशो बराबर नहीं दिया, यानी यही 0 होगा। a माइनस 9b अगर 0 होता है तो a और b का रेशो कितना हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त है, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 13-14 मिनट में एक क्वेश्चन हुआ है, अब आप देख लो हम कितनी तेजी से चल रहे हैं।
यदि किसी जीपी के तीसरे, आठवें और 13वें पद जो हैं वो दिए हुए हैं, जीपी का तीसरा पद क्या होता है आप मुझे बताइए। आप कहेंगे तीसरा पद जो होता है वो ए आर स्क्वायर होता है। ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है, पी दी गई है। आठवां पद क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे आठवां पद जो होता है वो ए आर सेवन होता है। ए आर सेवन होता है, वो क्यों, क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है। 13वां पद क्या होगा, ए आर 12 होगा। एन माइनस वन होता है ना, पद से एक कम पावर होती है, तो वो आर दिया गया है। वो आपसे पी क्यू आर में रिलेशन पूछना चाह रहा है कि पी क्यू आर में रिलेशन क्या होगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड करता हूं तो ए से ए कट जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो पावर 5 बचेगी। और मैंने किसको, क्यू को पी से डिवाइड किया है, क्या आर की पावर 5 की वैल्यू क्यू बाई पी आ जाएगी। बहुत बढ़िया। जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो ए से ए कट जाएगा, 12 में से 7 पावर जाएगी तो यहां भी 5 बचेगी। यहां मैं क्या कर रहा हूं, आर को मैं क्यू से डिवाइड कर रहा हूं। जब दोनों ही आर की पावर 5 की वैल्यू है तो क्या मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूं। पावर का इश्यू हुआ है, एक सेकेंड बस रुकेंगे थोड़ा सा, है ना। पावर का इश्यू हुआ है और ये बोर्ड बंद हुआ है, एक सेकेंड का टाइम देंगे आप मुझे। हाँ, चलिए मेरे भाई, आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बस उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं तीसरा पद कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे, आप क्या कहने वाले हैं, तीसरा पद निकालने के लिए हमें ए आर स्क्वायर निकल लिखना पड़ेगा। वो कितना दिया हुआ है, वो पी दिया गया है। अगर आठवां पद मुझे लिखना हो तो ए आर की पावर 7 लिखना पड़ेगा, वो मुझे क्या दिया गया है, क्यू दिया गया है। और ये 13वां पद अगर मुझे लिखना है तो ए आर की पावर 12 लिखना होगा, वो मुझे क्या दिया गया है, आर दिया गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस वाले को इससे डिवाइड करोगे, ए से ए कट जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो पावर 5 बचेगी। आपने इसको इससे डिवाइड किया है तो इसकी वैल्यू क्यू बाई पी आ जाएगी। ठीक वैसे ही इसको इससे डिवाइड करेंगे, ए से ए कट जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, पावर 5 बचेगी। और यहां आप आर को क्यू से डिवाइड कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। जब दोनों ही आर की पावर 5 की वैल्यू है, दोनों को बराबर रख दीजिए। क्यू बाई पी जो है वो आर बाई क्यू के बराबर है। क्यू की गुणा क्यू में होगी, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और पी की गुणा आर में होगी, पी गुणा आर हो जाएगा। हैंग हो रहा है आज, आज मुझे ऐसा लग रहा है क्लास होगी ही नहीं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, मेरी बातें समझ में आई तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद जो है वो 4 है। तीसरा पद होता है ए आर स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। प्रथम 5 पदों का गुणनफल, पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए आर, तीसरा पद होता है ए आर स्क्वायर, चौथा पद होता है ए आर क्यूब, पांचवा पद होता है ए आर की पावर 4। इनका गुणनफल वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे बताइए ए कितनी बार है, तो आप कहेंगे ए 5 बार है, मल्टीप्लाई में है, जुड़ जाएंगी पावर। आर कितनी बार है, आप कहेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 3 6 बार। आर जो है वो 10 बार है, वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, बस आप मुझे इतना बताइए। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। मैं ये कह रहा हूं कि ए आर स्क्वायर का पावर 5, इसका मतलब है ए की भी पावर 5 और आर की पावर 5 दूनी 10 हो गया। अच्छा मैं आपसे कहूं ए आर स्क्वायर दिया कितना है, 4 दिया है, 4 की पावर 5, क्या इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 4 की पावर 5 क्या इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में 4ab से 4ab कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में 4ab से 4ab कट जाएगा। नहीं कट रहा है भाई, 4ab से 4ab नहीं कट रहा है। कैसे कट जाएगा 4ab से 4ab, कौन से 4ab से 4ab कट रहा है भाई साहब, ये कैसे कट जाएगा। ये प्लस का 4ab था, इधर आके माइनस का 4ab होगा, 4ab तो है भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। शुरू की 5 संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा है। पहली संख्या ए होती है, दूसरी संख्या ए आर होती है, तीसरी संख्या ए आर स्क्वायर, चौथी संख्या ए आर क्यूब, पांचवी संख्या ए आर की पावर 4। इन सबका गुणनफल आपसे पूछा है, बताएं। ये रहा, ये बड़ा एक बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। जो बच्चे बचना चाहते हैं वो छोड़ देना। जो बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे मैथ्स में हर एक चीज करनी है, हर एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से उतारना है, पेपर कैसा भी आ जाए मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है, वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझें। वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। बात को समझना। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग। एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसके प्रथम 3 पद, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए आर होता है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर होता है। इन तीनों का योग जो दिया है वो 21 आप लोगों को दिया हुआ है। जब आप इन तीनों में से ए कॉमन ले लेते हैं तो यहां 1 बचता है, यहां आर बचता है, यहां आर स्क्वायर बचता है। इसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों को 21 दी गई है। एक एक स्टेप को समझते हुए चलना, ठीक है। उनके वर्गों का योग जो दिया है 189 दिया है। पहली संख्या का वर्ग ए स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर और आर स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो आर की पावर 4। उनके वर्गों का योग जो दिया है वो 189 आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है। अगर आप यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 बचता है, इज इक्वल टू 189 आएगा। आज के बाद आप लोग एक चीज याद रखेंगे, मैं साइड में लिख के आपको एक चीज बता देता हूं कि जब आप लोग 1 प्लस आर स्क्वायर की गुणा 1 माइनस आर स्क्वायर में करते हैं तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। हमेशा देखने को मिलेगा जब आप इन दोनों की आपस में गुणा करोगे तो हमेशा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 देखने को मिलेगा। यानी मेरे यहां से एक बात समझ में आ गई। कौन सी बात थी कि मैं इसे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 को लिख सकता हूं 1 प्लस आर स्क्वायर और 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूं, आया ना। तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल लिख सकते हैं।
अगर मैं 1 + r की वैल्यू निकालूं तो क्या वो 21/a हो जाएगी? यानी इसकी जो वैल्यू दी गई है वो 21/a दी गई है। इसकी जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? या फिर आप एक काम कर लीजिए, इधर स्क्वायर कर दीजिए, इस वाली टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा a²। 1 + r का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 441, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों इक्वेशन को जब आप डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए उससे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त उससे, 1 + r + r², 1 - r + r²। जब उससे डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, जब उससे डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो इस संख्या की वैल्यू 441 दी हुई थी और उस संख्या की वैल्यू 189 दी गई है। आप देखेंगे इससे ये कट जाएगा, आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त इससे एक पावर कट जाएगी, a² से a² कट जाएगा। जब आप 21 से इसे काटेंगे 21 बार कटेगा, 21 निम्मा 189 होते हैं, 3 सत्ते 21 होगा, 3 तिया 9 होगा। क्या इस बात में कोई समस्या? बहुत हो गया। अब आप यहां से देख लीजिए, 3 की गुणा 1 में होगी 3 होगा, 3 की गुणा r में होगी 3r होगा, 3 की गुणा r² में होगी 3r² होगा, 7 की गुणा 1 में होगी 7 होगा, 7 की गुणा r में होगी 7r होगा, और 7 की गुणा r² में होगी 7r² होगा। ठीक है। अगर आप यहां से देखें 7r² में से 3r² जाएगा, 4r² बचेगा, -7r माइनस के 3r उधर हो जाएगा -10r, और 7 में से 3 जाएगा, ये प्लस का 4 बचेगा। हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब बस यहां से आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए, इस 10 के ऐसे फैक्टर करिए कि जुड़ के तो 10 आ जाए, मल्टीप्लाई होके 16 आ जाए। तो मेरे भाई इसके फैक्टर हो जाएंगे -8 और -2। दोनों को जोड़ोगे तो -10 आएगा, दोनों की गुणा करोगे तो +16 आ जाएगा। बस आप साइन कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, पहली संख्या 8 आ जाएगी, दूसरी संख्या 2 आ जाएगी। r² का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी r की वैल्यू पहली वाली तो 2 आ जाएगी, r की वैल्यू दूसरी वाली हाफ आ जाएगी। r की वैल्यू पहली वाली तो 2 आ जाएगी और r की वैल्यू दूसरी वाली जो है वो हाफ आ जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और हाफ इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 2 और हाफ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताऊंगा, मैं एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, है ना। थोड़ा सा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, बात को समझना। अगर मैं यूपीएसआई के एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चंस की बात करता हूं तो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं, 40 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे, और जीएस वाला पार्ट भी 40 क्वेश्चंस का रहेगा मेरे भाई, मूल विधि वगैरह उसमें सारे 40 क्वेश्चंस मिला के रहेंगे, है ना। एग्जाम में टाइम होता है 2 घंटे का, 120 मिनट होती हैं। इन दोनों पोर्शन में टाइम आप लोगों का नहीं लगता है, इनमें टाइम लगता है, मैथ्स और रीजनिंग में आपको टाइम लगेगा। मैं ये कह रहा हूं इन 40 क्वेश्चन में से 33 से 34 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं, और 30 सेकंड के अंदर, 30 से 40 सेकंड के अंदर उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिनमें टाइम लग रहा है, 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आ गए जिनमें टाइम लग रहा है। तो क्या आपको पेपर मुश्किल लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा। ऐसे क्वेश्चन वो 2-3 देगा, 4 देगा, जहां आपको टाइम टेकिंग होंगे वो क्वेश्चन, जहां आपको टाइम लगेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें पढ़ के ना चलूं। मैंने कब कहा कि आपको ये पेपर में सॉल्व करना है? मैंने आपसे कब कहा कि ये आपको पेपर में सॉल्व करना है मेरे भाई? आपको पेपर में सॉल्व, अगर आपके पास टाइम होता है तो आप इसे पेपर में सॉल्व करिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप इसे पेपर में बिल्कुल सॉल्व मत करिए।
ये तो खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना मेरे भाई, ये तो खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा उस मोमेंट पे कि आपको, आज बोर्ड ने ही, ये तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बड़ा आ गया, नंबर सिस्टम में ऐसे भी थे जो 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में सॉल्व हुए हैं, रेशो में ऐसे भी आएंगे जो 15-15 सेकंड में सॉल्व होंगे। तो भाई कुछ क्वेश्चंस तो बड़े आएंगे, पेपर में नहीं पूछे जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन क्वेश्चन को कराऊं ही ना, है ना। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझा रहा था, मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझा रहा था, समझिए थोड़ा सा ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब आपकी मर्जी है, आप इसे पढ़िए या मत पढ़िए, मेरा समझाने का फर्ज है बस। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद हैं, पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए आर, और तीसरा पद होता है ए आर स्क्वायर। आज तो एक तो बोर्ड ने ही मूड खराब किया हुआ है। इन तीनों का योग जो दिया हुआ है वो 21 आप लोगों को दिया हुआ है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर मैं इन तीनों में से एक कॉमन ले लूं तो अंदर ये बच जाएगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था इसमें। फिर उसने कहा है इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, इसका वर्ग करता हूं तो ये आता है, इसका वर्ग करता हूं तो ये आता है, और इसका वर्ग करता हूं तो ये आता है। वो 189 दिया हुआ है। मैंने साइड में आपको एक चीज बताई कि जब भी आप 1 + r + r² की गुणा 1 - r + r² में करोगे तो हमेशा 1 + r² + r⁴ आएगा। जब आप इसमें से a² कॉमन ले दोगे तो 1 + r² + r⁴ आएगा, इसकी वैल्यू 189 है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैंने लिख दिया बराबर 189। मैं बस ये कह रहा हूं कि इस इक्वेशन को का स्क्वायर करिए, ए का स्क्वायर किया a², इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441। इसका स्क्वायर करने के बाद जो आए उसे इससे डिवाइड कर दीजिए। जब मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसके मैंने फैक्टर कर लिए। मुझे बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ना होता है कि जोड़ के और घटा के तो 10 आ जाए, मल्टीप्लाई होके इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो मैंने 8 और 2 में तोड़ दिया, -8 -2 -10 आएगा, दोनों की गुणा होगी, प्लस का 16 आएगा। हमें साइन चेंज करना होता है, 8 आ गया प्लस का 2 आ गया, r² के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो ये r की वैल्यू 2 और 1/2 आ जाएगी। बस ये करना था इस क्वेश्चन में। मर्जी आपकी है भाई, है ना, मत करना। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहना चाह रहा है, देखो। एक लड़का 1 रुपए पर पहले दिन काम करने के लिए तैयार हो जाता है, 2 रुपए पर दूसरे दिन काम करने के लिए तैयार होता है, 4 रुपए पर तीसरे दिन काम करने के लिए तैयार होता है। उसे कितने पैसे मिलेंगे अगर वो फरवरी की 1 तारीख से 20 तारीख तक अपना काम करके खत्म करता है तो। अच्छा मुझे बताइए, पहले दिन उसे कितने मिले, 1 रुपए, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया, चौथे दिन 8 रुपया, उसने 20 दिन तक काम किया है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि भैया 20 तारीख तक अपना काम करके अगर खत्म करता है तो उसे कितने पैसे मिलेंगे, यानी 20 दिनों का योग वो आपसे पूछता चाह रहा है, टोटल 20 दिनों का पैसा कितना मिलेगा। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ये श्रेणी आपको एपी में जीपी में लग रही है, बिल्कुल लग रही है। अगर दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, चौथे पद को तीसरे पद से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। यानी कि ये श्रेणी जो है वो आपकी जीपी में है, और जीपी में योग निकालने का फॉर्मूला होता है ए r⁻n-1/r-1। ये फॉर्मूला तब लगता है जब r 1 से बड़ा होता है। भाई पहला पद क्या है, ए क्या है, पहला पद 1 है, आर क्या है, 2 है, एन कितने दिनों का, 20 दिनों का, -1 है, अपॉन आर की वैल्यू 2 है, -1, 2 - 1 से ये कट जाएगा, 2 की पावर 20 -1, ये 20 दिनों का पैसा होगा। ये 20 दिनों का पैसा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस पर बेस्ड आगे के 6-7 क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया
तो आगे के 6-7 क्वेश्चन में आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक 0.1% भी दिक्कत नहीं आएगी अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना। एक टेनिस गेंद को 400 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। मैंने मान लिया टेनिस की गेंद को यहां से गिराया गया है, ये ऊंचाई कितनी है, 400 मीटर है। बहुत बढ़िया। प्रत्येक बार जमीन पर टकराने के बाद यह अपनी पिछली ऊंचाई का 3/5 भाग वापस उछलती है। पूरी तरह से रुकने से पहले गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब जब यहां ये टकराएगी तो ये वापस जाएगी, उतनी नहीं जाएगी जितनी ऊंचाई से गिराई गई थी। अपनी पहली ऊंचाई का 3/5 ऊपर जाती है, यानी 400 से गिराई गई थी, 400 का 3/5 निकालेंगे तो अब जो ये ऊपर जाएगी 240 मीटर ऊपर जाएगी। फिर 240 मीटर यहां पहुंच के फिर वापस आएगी 240 मीटर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब ये वापस ऊपर 240 नहीं जाएगी, 240 का 3/5 जाएगी, 240 का 3/5 जाएगी। यानी कि आप देखोगे 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24 को 4, 144 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त एक टाइम बाद गेंद आके यहां इस पॉइंट पे रुक जाएगी। वो कह रहा है रुकने से पहले गेंद ने टोटल कितनी डिस्टेंस तय कर ली है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा और हमेशा जीपी में बन रहे होते हैं, हमेशा और हमेशा। यहां से गेंद गिराई गई थी, इसी पोजीशन तक आने में उसने कुल कितनी दूरी तय कर ली है, 400 मीटर ये, 240 मीटर ये, पहली दूरी 640 मीटर की हो गई। 240 ये, फिर वापस से 144 ये, दूसरी दूरी 384 मीटर की हो चुकी है। 240 और 144, 384 मीटर की। हमें जीपी के लिए केवल 2 ही पद चाहिए कॉमन रेशो निकालने के लिए। जब मैं कॉमन रेशो निकालता हूं तो दूसरे पद को मैं पहले पद से डिवाइड कर रहा होता हूं। जब मैं इसे डिवाइड करता हूं, 4 से 4 नाम 36, 4 छिंग 24, 4 से काटेंगे 160 बार कट जाएगा। अगर मैं 16 से देखूं, 16 छिक्का 96, 16 धाई 160, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। आज के बाद याद रखना आर उतना ही आता है जितनी वो ऊंचाई ऊपर जा रही है। आर हमेशा इसके बराबर, आर हमेशा इसके बराबर आएगा। बस हो गया क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। हमसे पूछा है अनंत पदों का, मुझे नहीं पता ये गेंद कहां जाके रुकेगी, तो अनंत पदों के योग का फॉर्मूला होता है 1 - आर। प्रथम पद क्या दे रखा है, 640 दे रखा है। आर की वैल्यू कितनी आई है, 3/5 आई है। 5 एकम 5 में से 3 जाएगा, 2/5 रहेगा, यानी कि 2/5 यहां आ जाएगा। 2 से काटोगे तो 320 बार ये कट जाएगा, और 320 की गुणा 5 में करोगे 1600 मीटर आ जाएगा। 320 की गुणा अगर आप 5 में करते हैं तो 1600 मीटर आ जाएगा। आवाज में इश्यू आ रहा है क्या? मेरी बातें समझ में आई क्या? क्या इस क्वेश्चन को पेपर में भी ऐसे ही करना है? कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है मेरे भाई, पेपर में ऐसे कभी भी नहीं करना है। आप बस एक काम करिए, जब भी आपसे कहे कि रुकने से पहले गेंद कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, तो आप हमेशा पहला पद कैसे निकालेंगे, 400 का लिखिए ही लिखिए, प्लस 400 का 3/5 निकाल दीजिए। ये डायरेक्ट करने का तरीका है। 400 का 3/5 निकालेंगे 240 आएगा। ये प्रथम पद होता है। A/1 - आर जो होता है वो यही होता है 3/5। ये डायरेक्ट हो जाएगा, ऊपर 640 है, नीचे 2/5 हो जाएगा। 2 से काटोगे 320 बार कटेगा, और 320 पंजे 1600 होते हैं। ठीक है, तो वैसे नहीं करना है, ये तरीका समझाने के लिए आप लोगों के लिए था। ये तरीका डायरेक्ट अप्रोच है। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं, आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। आप इस क्वेश्चन का जवाब बताइए बच्चे, डायरेक्ट करना
किसी रबड़ की गेंद को 250 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है, जमीन से टकराने पर वह अपनी पहली ऊंचाई के 2/3 के हिस्से के बराबर उठती है। पहला पद क्या हो जाएगा? 250 प्लस 250 का 2/3 निकालिए, 250 का 2/3 निकालिए। जब 250 का 2/3 निकालते हैं तो ये 500/3 आता है। ये हो जाएगा प्रथम पद। एस इंफिनिटी क्या होता है? एस इंफिनिटी, इनफाइनाइट पदों का योग कैसे निकालते हैं? प्रथम पद अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर होता है वही 2/3, वही 2/3। 250 तिया 750, 750 और 500 1250 हो जाएगा। बटे में 3 है मेरे भाई, 3 एकम 3 में से 2 गया, 1/3, 3 से 3 कट जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 1250 आ जाएगा। पहला पद 400 इसलिए नहीं होता, वही डिटेल तो मैंने आपको समझाई थी कि भैया जिस पोजीशन से गिराया गया है उस पोजीशन तक वापस जाने में तय की गई दूरी, यही टोटल पद होते हैं, यही प्रथम पद होता है। यहां से यहां तक 400 और 240 प्रथम पद, 640 आएगा। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्ट अप्रोच थी, आपको बार बार इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। 6-7 क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। किसी 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के अंदर, एक वर्गाकार मैदान है, ये रहा वर्गाकार मैदान, इसकी भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई। ठीक है, इनफाइनाइट लिखा नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता गेंद रुकेगी कहां जाके, इसलिए हम मान लेते हैं अनंत बाद रुकेगी, अनंत नीचे टकराने के बाद अनंत बाद रुक रही होगी, इसलिए अनंत का फॉर्मूला हम लोग लगा रहे होते हैं। ठीक है भाई, उसने कहा है किसी 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के अंदर, यानी एक वर्गाकार मैदान है, एक स्क्वायर शेप में ग्राउंड है, उसकी भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर दी गई है। उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और वर्गाकार मैदान बनाया जाता है, एक वर्गाकार मैदान ऐसे बनाया जाता है। इसी तरह यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, यानी अनंत तक यह प्रक्रिया चलती रहती है, अनंत तक यह प्रक्रिया चलती रहती है मेरे भाई। अब वो कह रहा है इन सभी वर्गाकार आकृतियों के क्षेत्रफल का योग कितना होगा। ठीक है, सभी वर्गाकार का हमसे योग पूछा है, क्षेत्रफल का। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो बाहर वाला वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई, जो आपको भुजा दी गई है ना उसका वर्ग कर दो। इसकी भुजा दी गई है 14, 14 का वर्ग करेंगे, यानी कि बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल 196 आएगा। बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा? 196 आएगा। अब आप मुझे ये बताइए एक छोटी सी बात, कि मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनाया गया है, ये कितना है? अगर पूरी भुजा 7 है तो ये 7-7 हो जाएगा भाई, ये भी 7 और ये भी 7 होगा। ये पूरी 14 है तो ये भी 7, ये भी 7 होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर ये ए है, ये भी ए है, तो ये a√2 हो जाएगी, ये a√2 हो जाएगी। तो आप यहां से देखिए ना, ये 7 है, ये 7 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 7√2 हो जाएगी। अगर अंदर वाले वर्ग की भुजा 7√2 है तो अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 7√2 का स्क्वायर, 7×7 = 49, 98 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त आगे क्षेत्रफल आते रहेंगे। वो आपसे इनका योग पूछ रहा है, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर वर्ग बनेंगे, मैं अनंत पदों का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त इसमें लगा रहा हूं। प्रथम पद क्या आएगा? 196 आएगा। 1 माइनस आर की वैल्यू होती है दूसरा पद बटे पहला पद। मेरे प्यारे दोस्त आर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, आर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी।
अगर एक में से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, और जब आप 1/2 लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 19 को 9 हासिल 1। क्वेश्चन का जवाब 392 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 392 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। क्या ये बात में किसी को कोई दिक्कत है? 196 वाले गलत है, इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 392। मैं जस्ट आप लोगों से ये कह रहा हूं, वो कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर दी गई है। अब उसके मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और वर्ग बनाया गया है, और ऐसे ही हम लोग अंदर भी मध्य बिंदुओं को जोड़कर अनंत वर्ग बना चुके हैं। उन सबके क्षेत्रफल का योग वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले बाहर वाले की भुजा 14 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये भुजा 14 है, इसका स्क्वायर करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसके अंदर आप देखेंगे क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो ये वाली भुजा भी 7, ये वाली भुजा भी 7। अगर दोनों भुजा बराबर दी हैं, बीच में 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो ये a√2 होता है। अगर ये 7 है, ये 7 है, तो निश्चित ही तौर पर ये 7√2 होगा। अगर अंदर वाले वर्ग की भुजा 7√2 आ चुकी है, तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो भुजा का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2, 49 दूनी 98 हो जाएगा। आपको इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अनंत पदों के योग का फॉर्मूला a/1 - r होता है। प्रथम पद जो है वो 196 हो चुका है, ये रहा। आर की वैल्यू जो निकालोगे वो दूसरा पद बटे पहला पद यानी आधी आएगी। अगर एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और ये 2 डिवाइड में है, नीचे ऊपर आ जाएगा। 196 की गुणा 2 में होगी, 392 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं क्वेश्चन नंबर 39, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है। आपने एक वर्ग बनाया, ये रहा वो वर्ग जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली प्रक्रिया को अनंत बार दोहराने पर, पहले मध्य बिंदुओं को मिलाया, एक वर्ग बनाया, फिर इन मध्य बिंदुओं को मिलाया, एक वर्ग बनाया, और ऐसे अनंत वर्ग बनाए गए हैं, अनंत वर्ग बनाए गए हैं। मूल वर्ग सहित सभी वर्गों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? वैसे ही कर दो मेरे भाई, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, पहले बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, 20 का स्क्वायर करोगे 400 आएगा। अगर पूरी लंबाई 20 है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, यहां 90 डिग्री का एंगल है, ये 10√2 हो जाएगी। अगर इस वाले वर्ग की भुजा 10√2 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 100 दूनी 200 हो जाएगा। क्या अंदर वाले वर्ग की क्षेत्रफल 200 आ जाएगा? अब मुझे एस इंफिनिटी निकालना है। पहला पद क्या है? 400, 1 - r मतलब दूसरा पद बटे पहला पद, आधा ही आएगा, और चार आधा बचेगा, 400 का दुगना ये 800 हो जाएगा। यानी सभी वर्गों का क्षेत्रफल जो है वो 800 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रही होगी लगातार 2 क्वेश्चन करने के बाद कि बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसका दुगना कर दोगे तो आपका अनंत पदों का योग आपके सामने आ जाएगा। यहां भी सेम चीजें की थी। बाहर वाले वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 196 आएगा, और उसका दुगना कर दोगे तो 392 आ जाएगा। यहां भी वही है मेरे प्यारे भाई, यहां भी वही है। बाहर वाले वर्ग की भुजा 20 है, इसका क्षेत्रफल 400 आएगा, और इसका जस्ट दुगना कर दोगे तो सभी वर्गों का योग आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, 200 कैसे आया है मेरे भाई? अंदर वाले वर्ग की भुजा 10√2 है। अगर भुजा 10√2 है तो उसका स्क्वायर करोगे तब क्षेत्रफल आएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, यानी उसका क्षेत्रफल 200 आ जाएगा। ऐसे मेरे भाई 200 आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई?
एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर है। आपने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजा समान होती हैं, जिसकी सभी भुजा जो है वो क्या होती हैं, समान होती हैं मेरे भाई। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इनको मिलाया गया और एक नया समबाहु त्रिभुज बनाया गया। यदि यह प्रक्रिया अनंत तक चलती रहे, ऐसे ही मेरे भाई अनंत तक यह प्रक्रिया चलती रहती है, अनंत तक यह प्रक्रिया चलती रहती है, तो बनने वाले सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। अगर मैं यहां से देखूं, पहली भुजा कितनी थी? 4 थी। पहली भुजा कितनी दी गई है? पहली भुजा कितनी दी गई है? पहली भुजा 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यानी कि पहला क्षेत्रफल जो निकल के आएगा वो 9√3 निकल के आएगा। बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो, बाहर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 9√3 निकल के आएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये पूरी 6 है तो ये 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजा बराबर रहेंगी। तो अंदर वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 आ चुकी है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए √3/4, भुजा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, यानी ये वाली भुजा जो है वो 9√3/4 आ जाएगी। 9√3/4 आ जाएगी। बस निकाल दो अनंत पदों का योग का फॉर्मूला। पहला पद है 9√3 अपॉन आर कितना हो जाएगा? दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करोगे, ये कट जाएगा, आर हो जाएगा 1/4। करो ना भाई। आर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर रहे होते हैं। आ गया 1/4। फॉर्मूला होता है पहला पद अपॉन 1 माइनस आर। 4 एकम 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। 3/4, 3 से काटा 3 बार, 12√3 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 12√3 जो है वो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? बाहर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया, फिर अंदर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया, और जैसे ही मेरे भाई दो पद मेरे सामने आए, मुझे आर निकालने में जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। मैं दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर दूंगा तो आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। और अगर आर की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है तो अनंत पदों के योग का फॉर्मूला a/1 माइनस आर होता है। ए मतलब पहला पद, आर मतलब 1/4। ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 फटाफट बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने मेरे प्यारे दोस्त रखा है। देखिए सर, 3/4 कैसे आया? बेटा फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए 4 एकम 4 में से 1 जाएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन पे था नाम, क्वेश्चन नंबर 41। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 दे रखी है। समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा 24 दे रखी है। उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर उसके भीतर एक नया समबाहु त्रिभुज बनाया गया, ऐसा, फिर ऐसा। इसी प्रकार प्रत्येक नए त्रिभुज के अंदर अगला त्रिभुज बनाया जाता है और यह प्रक्रिया अनंत तक चलती है। तो सभी बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग क्या होगा? हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल पहले जैसा है, √3/4। बाहर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, 24 का स्क्वायर 576 होगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी बाहर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 144√3 आ जाएगा। अब क्योंकि ये 24 है, ये मध्य बिंदुओं को जोड़कर है, तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजा बराबर होती हैं, तो ये भी 12 हो जाएगी।
अंदर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? √3/4 भुजा का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होगा। 4 तिया 12 4 6 24, यानी अंदर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 आ जाएगा। बस निकाल दो एस इंफिनिटी मेरे भाई। ए कितना है? 144√3 है। 1 माइनस आर कितना है? इसको इससे डिवाइड करो, √3 से √3 कट गया, 1/4 आएगा। 36/144 मतलब 1/4। तो मेरे भाई यहां से काटेंगे, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा, 3/4 आएगा। 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, 48 चौका कितने होते हैं? 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 192√3 आ जाएगा। 192√3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद मत रखो, वर्ग की बार को 1/2 आता है, त्रिभुज की बार को 1/4 आता है। कहां तक चीजें याद रखोगे? निकाल लो ना फटाफट से, पहली बार में ही निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्त, यहां तक चीजें समझ में आई तो आप कह देंगे यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। 41 मैंने आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 42, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमिक रूप से जोड़कर नए त्रिभुज बनाए जाते हैं। पहले ये बनाया गया, फिर ये बनाया गया, और ऐसे कितने बनाए गए? अनंत बनाए गए। इस प्रकार बनने वाले सभी त्रिभुजों के परिमाप का कुल योग ज्ञात करें। इस बार क्षेत्रफल नहीं पूछा है, इस बार परिमाप का योग पूछा है। परिमाप का योग पूछ रहा है बच्चे। लास्ट क्वेश्चन है, छोड़ देंगे इसके। परिमाप होता है मेरे प्यारे दोस्त तीनों भुजाओं का योग। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये 10 है तो ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज बन रहा है। अब बाहर वाले का परिमाप निकालिए। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ये भी 10 पूरी, ये भी 10, ये भी 10, तो परिमाप पहले का हो जाएगा 30। 10 10 10। अंदर वाले का परिमाप निकालिए। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, अंदर वाले का हो जाएगा 15, और ऐसे ही चलते रहेंगे। अब मुझे चाहिए अनंत पदों का योग। पहला पद है 30, 1 माइनस आर, 15/30 मतलब 1/2, और एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा, और वो 2 ऊपर आके गुणा हो जाएगी, तो आंसर कितना आएगा? 60 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। मेरी बातें समझ में आई आप लोगों को? तो आप कह देंगे भैया जी आपकी बातें समझ में आ चुकी हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग करोगे। लास्ट क्लास होगी इसकी मंडे को, और मंडे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? 500 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 6 से डिवाइड होंगी? 500 से 800 के बीच में 6 और 8 दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या। 500 900 के बीच में ना तो 6 से डिवाइड हो ना 8 से डिवाइड हो, ऐसी कितनी संख्या होंगी? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एपी का पार्ट होता है, और इसलिए मैंने मिसलेनियस में अब उसे कराने का मन है मेरा। हम मंडे की क्लास में उन्हीं सारी चीजों को पढ़ रहे होंगे, खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में थोड़ा सा हम टेक्निकल भी दिक्कत में रहे हैं, परेशान रहे हैं। आज की क्लास के क्वेश्चंस भी अच्छे थे। थोड़ा सा आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए, और यकीन मानिए बहुत अच्छा आप लोग कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।